Okay. Good morning to all of you, and very welcome in my class. Today we will start the preparation of CUCET examination. आज हम लोग CUCET एग्जामिनेशन की तैयारी से रिलेटेड क्लासेस शुरू कर रहे हैं, और इसमें मैं आपको जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, मैं वो पढ़ाऊंगा आपको। आपको कई सब्जेक्ट्स में से एक चुनना है। जो लोग इकोनॉमिक्स चुनेंगे, है ना, उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, ये भी याद रखें, दिस शुड बी आल्सो कंसीडर दैट इकोनॉमिक्स विल आल्सो आस्क्ड इन द जीके पोर्शन। ओके, सो फॉर दैट व्यूअर्स, we will opt who will opt economics as a subject, are that viewers who are not opting economics but who has to appear the questions of GK। वो सभी लोग जिनको कि या तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के रूप में लेनी है, या फिर जिन्हें ये एग्ज़ाम देना है और जीके में इकोनॉमिक्स को अटेम्प्ट करना है, दोनों के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये जो सेक्शन है वो है इकोनॉमिक्स। दिस इज इंट्रोडक्टरी क्लास। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, मतलब ये हम आज सामान्य रूप से ये समझने की का प्रयास करेंगे कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले ये जानना कि ये क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इसमें क्या पढ़ना है। ओके, इसका सिलेबस क्या है, इसका यूज़ क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बिना इसके क्लियर हुए हम जब आगे बढ़ते हैं तो जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में नहीं आते। तो अगर हमें ये पता ना हो कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, इस काम का रिजल्ट क्या निकलेगा, तो हम वो काम उस एफिशिएंसी से, उस डायरेक्शन में जो कि डिजायर्ड है, उस दिशा में जिसकी जरूर काम करने की, जिसमें काम करने की जरूरत है, उसमें काम नहीं कर पाते। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल, वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ओके, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, सवाल है सब। अर्थशास्त्र क्या है? बहुत सिंपल भाषा में समझिए तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का मतलब अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब धन, धन से जुड़ी हुई विद्या, वो शास्त्र जो धन से जुड़ा हुआ हो। बहुत सिंपल सी मीनिंग है। अगर आप थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे तो देखेंगे कि इकोनॉमिक्स दो टर्म से बना है, इको प्लस नॉमस। इको टर्म दोनों ग्रीक वर्ड हैं, इको और नॉमस, और इको वर्ड का मतलब होता है घर, और नॉमस का मतलब होता है गणना, है ना। दो वर्ड हैं, इको और नॉमस। इको का क्या मतलब होता है? घर। और नॉमस का मतलब होता है अकाउंटिंग। मीन्स दैट सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू द अकाउंटिंग ऑफ होम। बट व्हाट ऑफ होम? इनकम ऑफ होम, एक्सपेंडिचर ऑफ होम। ठीक है, मतलब वो शास्त्र जो घर की लेखा, घर के खर्च के, इनकम के लेखा जोखा से संबंधित है, उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये इनिशियल स्टेज में ये डिफिनीशन दी गई थी जब ये सब विषय का विकास हो रहा था, तो ये शुरुआती दौर में परिभाषा दी गई थी। लेकिन अगर आज के दिन भी देखें हम, तो आज भी तो यही करते हैं ना। होम, ये हमारा, अगर इस शब्द को देखें तो ये हमारा अपना घर हो सकता है,
ये नेशन हो सकता है, ये स्टेट हो सकता है, ये वर्ड हो सक चाहे ये वर्ड भी हो सकता है। मतलब अगर हम होम को ब्रॉड वे में लें तो होम का मतलब घर भी हो सकता है, हमारा अपना घर, हमारा अपना देश भी हो सकता है, हमारा राज्य भी हो सकता है, हमारा जिला भी हो सकता है, या पूरा विश्व, भाई पूरा विश्व भी हमारा घर है। तो चाहे हम घर लें या देश लें, राष्ट्र लें, है ना, उसके इनकम और एक्सपेंडिचर का जो लेखा जोखा है, अकाउंटिंग है, वो क्या है, इकोनॉमिक्स है। दिस इज द ट्रेडिशनल डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन आज के समय में इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि अब आप यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा होता है कि अकाउंटिंग तो एक अपने में अलग सब्जेक्ट है, फिनांस अपने में अलग सब्जेक्ट है। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट डेवलप करता गया, तो अब ये जो है, ये परिभाषा उतनी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस which aimed economics is that branch of social science which is which has the aim to satisfy the need and desire of people through the allocation of scarce resources। स- अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वो शाखा है जो कि बहुत सीमित संसाधनों, भाई देखिए, इंसान के पास संसाधन, हमारे दुनिया में संसाधन सीमित है, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास असीमित संसाधन है। तो सीमित संसाधन के द्वारा उसको किस तरह से उपयोग किया जाए, उसका कैसे मिनिमम रिसोर्सेज का किस तरह से इफेक्टिवली, बहुत ही एफिशिएंसी के साथ यूज किया जाए कि हम अपनी जितनी भी नीड है, जरूरतें हैं और इच्छाएं हैं, इनको पूरा कर सकें। ठीक है। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच एम्स टू maximize the ne- which aims to satisfy the needs and desire of people through the allocation of scarce resources। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली हैं। what is need or desire, and what are the scarce resources? देखिए, एक इंसान को जिंदा रहने के लिए कुछ बहुत ही मूलभूत, बहुत ही बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसे खाना चाहिए, उसे कपड़ा चाहिए, उसे मकान चाहिए, उसे शिक्षा चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए, उसे स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। मीन्स anybody, if there are lots of things which is desired, which is very necessary for the survival of any person, such as food, such as water, cloth, shelter, health, education, and so on. These are our needs. But these are not only our needs. These are the needs of a whole population, whole mankind. केवल हमारी जरूरत नहीं है, ये जरूरत सबकी है। और सबकी जरूरत है, इसका मतलब ये जरूरत बहुत बड़ी है। दिस एग्रीगेट डिमांड इज वेरी वेरी ह्यूज, बट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। जरूरत बहुत बड़ी है, लेकिन जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसका मतलब क्या?
फिर देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हमारे यहाँ इतना लोहा है, इतने मिनरल्स हैं कि वो हमेशा चलते रहेंगे और सबके पास हैं, हर कंट्री उसको हर कंट्री के पास है? या क्या हर कंट्री इतना गेहूं और चावल या अदर फूड ग्रेन्स जो है प्रोड्यूस करती है कि उसकी नीड फुलफिल हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे आप फूड ग्रेन्स ले लें या फिर आप मिनरल्स ले लें, आप किसी भी तरह के रिसोर्स को ले लें, हमारे पास उसका एक लिमिटेड अमाउंट, और नीड क्या है, एग्रीगेटेड डिमांड क्या है, कुल जो टोटल डिमांड है वो क्या है, वो बहुत बड़ी है। मतलब हमको बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू बहुत ही ह्यूज डिमांड को पूरा करना है। तो अब प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि इतनी सारी डिमांड्स को हम इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे पूरा करेंगे। इकोनॉमिक्स यही कोशिश करता है, यही समझने और यही समझाने की कोशिश करता है कि हाउ टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड डिजायर ऑफ पीपल विद द यूज ऑफ वेरी स्कार्स, वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। अंडरस्टैंड? अब जाहिर सी बात है कि इफ वी हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वी हैव अ लॉट ऑफ डिमांड्स, देन वी विल हैव टू मेक अ चॉइस। अगर हमारे पास बहुत ही सीमित मात्रा में संसाधन है और हमारी असीमित इच्छाएं और जरूरतें हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चयन करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चॉइस करनी पड़ेगी, हमें चयन करना पड़ेगा, हमें ये प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी कि विच नीड शुड बी सेटिस्फाइड फर्स्ट, विच नीड शुड बी फुलफिल्ड फर्स्ट। कौन सी ऐसी जरूरत है जिसे सबसे पहले पूरा करना है, और कौन सी ऐसी जरूरत है जिसे बाद में पूरा कर सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर जैसे हम एक कॉमन पर्सन की बात करें तो उसे सबसे पहले क्या चाहिए? भोजन चाहिए, है ना? ही रिक्वायर फर्स्टली फूड, वाटर, शेल्टर, क्लॉथ। भाई अगर वो जिंदा रहेगा तब तो बाकी चीजें करेगा, तब तो पढ़ेगा, तब तो वो प्रोडक्टिव वर्क करेगा। तो सबसे पहले हमको इस लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू क्या करना है? अपनी प्रायोरिटी तय करनी होगी। वी हैव टू ऑप्ट प्रायोरिटीज, वी हैव टू डिटरमाइन आवर प्रॉपर्टीज। हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी, हमें चयन करना होगा, हमें चॉइसेस ऑप्ट करनी पड़ेंगी कि पहले क्या करें और कौन सी चीजें बाद में करें। इन लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे यूज करें कि हमारी एक एक करके जरूरतें पूरी होती जाएं। ओके? तो इकोनॉमिक्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, देन इकोनॉमिक्स इज अ social science or science which is related to the maximizing satisfaction of the people's need and satisfaction with the various with the use of very limited and scarce resources. And for that purpose we will make choice, we will we will determine our priorities. ओके? मतलब इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ पीपुल्स, एंड हाउ वी कैन, हाउ दीज could be
satisfied with the use of limited resources. Once again, I am repeating it, and kindly make a clear picture what is economics in your mind. That economics is a subject which tries to find the ways, find the solutions, that how we can fulfill our needs through the use of very scarce, very limited resources. Understand? And these needs are very huge, and our resources are very limited. So we should make our priorities. We should make choices, and according to that choices, we have to learn how to use our resources in a very efficient manner, in a very effective, in a very productive, in a very efficient manner, through which we can satisfy our needs. This is economics. Okay. Now I'm प्रोसीडिंग फर्दर, मैं आगे बढ़ता हूँ. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. आपको इस लेक्चर का जो है आपको इस लेक्चर के हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए जाएंगे. एंड इफ एनीबडी हैज़ एनी क्वेरी, आपके पास नंबर होगा, आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं. साथ में आपको हर सब्जेक्ट चैप्टर के बाद कम से कम एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस का एक पीडीएफ सेट दिया जाएगा, और उस पीडीएफ सेट में 25 टू 35 जैसा भी चैप्टर होगा उतने क्वेश्चन होंगे, और आप उसे सॉल्व करेंगे. और जो समझ में नहीं आएगा, यू विल आस्क एट एनी टाइम, you can call on that number. Okay, let us proceed. अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स की मेन ब्रांचेज क्या हैं, है ना. जो मुख्य शाखाएं हैं, अगर हम इकोनॉमिक्स को डिवाइड करना चाहें मेन ब्रांचेज में, तो इसकी दो मुख्य जो ब्रांचेज हैं वो कौन सी हैं. इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेज में बांटते हैं ब्रॉडली, and these two branches are classified or categorized in lots of sub sections, lot of sub topics or sub subjects. लेकिन हम मोटे तौर पे इसे दो भागों में बांटते हैं, और वो कौन सा है. पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स. What is the basic difference between micro and macroeconomics?
हम इस पे जाने से पहले इसको ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं इंडिविजुअल लेवल पे, जो भी इंडिविजुअल व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, है ना, जो छोटी इकाइयां हैं उनके स्तर पर जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उनको समझने का प्रयास करता है। मीन्स दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑन द लेवल ऑफ इंडिविजुअल और हाउस होल्ड। जबकि इन कंट्रास्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स होलिस्टिक वे में काम करता है। इसका मतलब ये है कि ये किसी व्यक्ति पर केंद्रित नहीं होता, किसी उपभोक्ता पर केंद्रित नहीं होता, किसी कंज्यूमर पर कंसंट्रेटेड नहीं होता, किसी प्रोड्यूसर पर कंसंट्रेटेड नहीं होता, बल्कि ये बिगर जो प्रोड्यूसर्स हैं, बिगर जो यूनिट्स हैं, जैसे कि नेशन, है ना, नेशनल इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी, ओके, या जो बड़ी फर्म्स हैं, एग्लोमरेशन ऑफ फर्म्स, जैसे ये अगर मैं बात करूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, और इसमें अगर मैं ध्यान दूं, बात करूं आयरन, किसी एक पर्टिकुलर आयरन एंड स्टील कंपनी की, then I will deal why it is going in loss or going getting profit। इससे को नुकसान क्यों हो रहा है, इससे फायदा क्यों, या इसके फायदा, उसको जो प्रॉफिट हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है, इसके लेबर्स की क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम यही किसी आयरन एंड स्टील कंपनी की बात ना करके अगर पूरी की पूरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये कहलाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मीन्स इफ we are discussing the one firm, single company or single firm which is producing iron and steel, then this will be the topic of microeconomics। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर लोहा इस्पात कंपनी की बात कर रहे हैं तो ये टॉपिक किसका होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का होगा। और अगर उसी के बजाय इसकी जगह हम एक किसी पर्टिकुलर फर्म को टारगेट न करके पूरे लो इस्पात उद्योग की बात करें तो ये किसका टॉपिक होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक होगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक। इट इज concentrated on individual and it is concentrated on entire bigger or on holistic approach। okay, चलिए अब we will observe, we will look that what are the characteristics of microeconomics, macroeconomics and other branches of economics। हम एक एक करके अब इसको देखेंगे। Then what is microeconomics? That branch of economics which deals with the application of economics on individual level। अर्थशास्त्र की वो शाखा जो व्यक्तिगत स्तर पर अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का अनुप्रयोग करती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब अगर अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति की बात की जाए, एक परिवार की बात की जाए, एक किसी फर्म की बात की जाए,
तो दैट ब्रांच ऑफ साइंस, दैट स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स विल बी कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ओके, आगे देखते हैं। इट use the application of economics on individual levels and consumer oriented or household related। जैसा मैंने बताया आपको कि ये व्यक्ति, ये एक इकाई के आधार पर काम करते हैं, या तो ये उपभोक्ता के पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी, या परिवार पर करेगी, या किसी एक फर्म पर करेगी, है ना। ये यूनिट के लेवल पे काम करती है, ठीक है। उस लेवल पे जाके अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का अनुप्रयोग करती है, इनके समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करती है, ठीक है। अब जैसे समस्याएं क्या हैं, एक व्यक्ति के स्तर पर अगर हम बात करें कि क्या समस्याएं हैं, तो व्यक्ति की अपनी ज़रूरतें हैं, हर आदमी की अपनी ज़रूरत होती है। जैसे उसे खाना चाहिए, उसे कपड़ा चाहिए, उसे जो बेसिक नीड्स हैं वो चाहिए। ओके, तो जाहिर सी बात है उसकी नीड्स क्या हैं, बेसिक एम्यूनिटीज हैं। बेसिक एम्यूनिटीज का मतलब जो एक इंसान के लिए जरूरी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हैं। और समस्या क्या उत्पन्न होती है कि हमारे पास इसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, बहुत ही स्कार्स हैं, बहुत ही कम है। अब जाहिर सी बात है, अब मान के चलिए कि 100 लोगों को खाना खाना है, और खाना कितने लोगों के लिए, 100 पीपुल्स आर इन नीड ऑफ फूड, और केवल खाना 50 लोगों के लिए अवेलेबल है। फूड इज अवेलेबल फॉर 50 पर्सन्स, केवल 50 लोगों के लिए खाना उपलब्ध है। अब मुझे ये बताइए कि खाना कम है मतलब रिसोर्स कम है, नीड ज्यादा है। वैसी कंडीशन में जाहिर सी बात है वही खाएगा जो ज्यादा कीमत अदा करेगा, है ना। इसको और भी आसान तरीके से समझ सकते हैं। म- जैसे कि एज्यूम करें कि एक मार्केट है और उस मार्केट में 5 शर्ट्स हैं। पहली कंडीशन में उसे 4 से 5 लोग खरीदने पहुंचते हैं। पहली कंडीशन में उसे चाहने वाले, उसे खरीदने की इच्छा रखने वाले 4 से 5 लोग हैं। और ह- हर शर्ट की, प्रत्येक शर्ट की, एवरी शर्ट हैज द प्राइस ऑफ 200 रुपीज। ओके, अब जाहिर सी बात है जितनी शर्ट है उतने ही चाहे उसको मांगने वाले लोग हैं, तो चीज वो कमोडिटी अपनी रियल प्राइस से बिकेगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि इस शर्ट की डिमांड करने वाले बढ़ के 20 हो जाएं, भाई डिमांड तो तभी करेंगे आप ना जब आपके पास पैसा होगा। एंड इफ यू हैव मनी एंड यू आर गोइंग टू मार्केट एंड डिमांड फॉर दिस सब्जेक्ट्स, मेक अ डिमांड फॉर दिस शर्ट। अब इस कंडीशन में बताइए कि प्राइस क्या रियली 200 रुपए ही दी जाएगी या प्राइस ज्यादा होगी।
असल में यहाँ बीडिंग होना शुरू हो जाएगी। जो शर्ट 200 रुपए की थी, अब वो 500 रुपए की, 1000 रुपए की, 1500 रुपए की, किसी भी कीमत पर बिक सकती है। इसका मतलब ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड ह्यूज डिमांड, प्राइसेस आर वोलेटाइल। कीमतें क्या है? कीमतों में स्थायित्व नहीं है। तो समस्या क्या हुई? एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक समस्या क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी है। दूसरी बात, कीमतें स्थायी नहीं है। अगर चीजें महंगी होंगी तो फिर जाहिर सी बात है, जो पुअर पर्सन है, जो गरीब लोग हैं, उनकी जरूरतों को नुकसान पहुंचेगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इन्फ्लेशन की कंडीशन होगी, और इन्फ्लेशन से, मुद्रास्फीति से, महंगाई से जो गरीब आदमी होगा वो क्या होगा? वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। कमोडिटीज और थिंग्स वुड बी गो बियॉन्ड इट्स रीच। जो चीजें हैं वो उसकी पहुंच से बाहर हो जाएंगी। ओके, तो पहली प्रॉब्लम क्या है? प्राइस स्टेबिलिटीज। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि डिमांड और सप्लाई में माइक्रो लेवल पे जो डिमांड हो रही है और जो सप्लाई है, इसको कैसे बैलेंस किया जाए? अब जरा इसको ध्यान से यहाँ पे देखिए कि ये 20 लोग ना हो करके, ये सिर्फ ये लोग 4-5 ही हैं, लेकिन जो शर्ट है वो केवल एक हो जाए या दो हो जाए। अब यहाँ क्या हुआ? डिमांड तो नहीं बढ़ी ना, डिमांड तो स्टेबल है। सप्लाई क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। अब वैसी कंडीशन में भी तो क्या होगा? कीमतें बढ़ जाएंगी। प्राइस वुड बी विल बी इंक्रीज, एंड दैट विल बी आल्सो कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब अगर डिमांड बढ़ती है तो भी कीमतें बढ़ेंगी और इन्फ्लेशन ही कंडीशन होगी। अगर व्यक्तिगत स्तर पे, बाजार के स्तर पे, बहुत ही माइक्रो लेवल पे जाके अगर हम देखें, परिवार और व्यक्ति के स्तर पे अगर डिमांड बढ़ती है तो भी कीमतें बढ़ जाती हैं, और अगर सप्लाई कम होती है तो भी कीमतें बढ़ जाती हैं। दोनों कंडीशन में क्या होगा? इन्फ्लेशन की कंडीशन हो जाएगी, मुद्रास्फीति, महंगाई की कंडीशन होगी। तो प्रॉब्लम क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स की? कि कैसे लोगों की जरूरतों को महंगाई से, इन्फ्लेशन से बचाया जाए। भाई, इफ यू वी हैव अ टारगेट टू मैक्सिमाइज द satisfaction level of people, we want to maximize, or we have the target to fulfill the needs of people, then हमें ये तय करना होगा ना, अगर हमें, हमारे पास ये लक्ष्य है कि लोगों की ज़रूरतों को, जो मौलिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाए, तो हमें कीमतों पर नियंत्रण करना होगा ताकि अधिक से अधिक लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। कीमतों पर नियंत्रण करने का मतलब ये नहीं है कि सरकार ये तय करे कि शर्ट कितने की बिकेगी। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है कि क्या सरकार को कीमतों का नियंत्रण करना चाहिए या बाजार को कीमतों का नियंत्रण करना चाहिए? क्या बनाया जाना चाहिए? कितना बनाया जाना चाहिए? मार्केट में क्या आना चाहिए? तो यहाँ से फिर प्रॉब्लम शुरू होती है कैपिटलिज्म की और सोशलिज्म की। हम उस पर बाद में बात करेंगे, पहले एक एक करके फिर आगे समझ लेते हैं।
और वो फिर आगे आएगा और उसको आगे देखा जाएगा। ओके, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र की वह शाखा जो व्यक्तिगत स्तर पे अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का अनुप्रयोग करती है, उपभोक्ता केंद्रित होती है, परिवार केंद्रित होती है। ओके, अर्थशास्त्र की वह शाखा जो व्यक्तिगत इकाइयों यथाशक्ति तथा व्यापार आदि के स्तर पर कार्य करती है। ठीक है। अच्छा, अब ये अगर हम ये बात करें कि इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन मुद्दों पर बात की जाती है, किन किन इसके जो इसमें किन किन विषयों पर चर्चा की जाती है, व्हाट आर द पॉइंट्स, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ डिस्कशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसा मैंने बताया कि आपको ये तय करना होगा कि लोगों की ज़रूरतों को अगर पूरा करना है, वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पूरा करना है ना। इफ वी हैव टू satisfy the need of peoples through the scarce resources, in that condition हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई जो वस्तुएं और सेवाएं हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, उनका उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो, उनका प्रोडक्शन हो, कैसे होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, वस्तुएं बनाई जाती हैं। क्यों, क्या हुआ? वस्तुएं बनाई जाती हैं। ओके, जैसे कि क्लॉथ्स, जैसे कि शूज, पेन, इन कमोडिटीज का मैन्युफैक्चरिंग होता है। यहीं पे एक टर्म आता है कंस्ट्रक्शन। तो जो भी आप बिल्डिंग्स देखते हो, रोड्स देखते हो, ब्रिज देखते हो, उनका कंस्ट्रक्शन होता है ना। बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, इनका कंस्ट्रक्शन होता है। कभी भी इसको लेके जो है डिलेमा में नहीं रहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर क्या है। जो बिल्डिंग, रेलवे, पुल, ये बनाने का जो सेक्टर है, उसे बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र, सॉरी, उसे बोलते हैं निर्माण क्षेत्र। और जो वस्तुएं बनाने का क्षेत्र है, उसे बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र। और जो वस्तुएं बनाने की प्रक्रिया है, उसे बोलते हैं विनिर्माण। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द गुड्स is known as manufacturing, and associated sector is known as manufacturing sector, while the sector which belongs to the construction of or making of building, roads, bridges is known as construction sector, and relative activities are known as construction. It should be very very clear. Okay, मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि विनिर्माण क्या है, तो वस्तु का निर्माण। और कौन सी वस्तुएं?
जो जिसका हम उपयोग करते हैं निजी जिंदगी में, जैसे पेन। और अगर मैं निर्माण कहूं तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा जो आधारभूत संरचनाओं से संबंधित चीजें हैं, बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, पुल्स हैं, है ना, बड़ी संरचनाओं का निर्माण। जैसे सड़क। ओके, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपसे बताया कि अगर हमें बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम नीड्स को पूरा करना है, तो हमें ये समझना होगा कि थिंग्स, हाउ थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, चीज़ें कैसे उत्पादित की जाती जा रही हैं। और अगर हम ये समझेंगे कि किस तरह से उत्पादन की जा रही, उत्पादन कैसे किया जाता है, मतलब कौन बनाता है, इसमें क्या क्या लगता है, ठीक है, मशीनरी लगती है तो कौन सी लगती है, ऊर्जा के संसाधन लगते हैं तो कौन से लगते हैं, इसके बनाने वाले कौन से हैं, कौन लोग हैं, इसमें क्या बहुत ही स्किल्ड लोग, पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व हैं या अनस्किल्ड लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इसी के आधार पर प्राइस डिटरमिनेशन होता है, कीमतों का निर्धारण होता है। जैसे एक बहुत ही बुद्धिमान और पढ़ा लिखा व्यक्ति या इंजीनियर एक सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करता है तो वो महंगा होता है, लेकिन श्रम आधारित कार्यों का मूल्य कम होता है। तो कोई भी चीज कितनी महंगी होगी, उसकी कीमत क्या होगी, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कैसे बनाई जा रही है, उसे कौन बना रहा है। इसलिए प्रोसेस को समझना कि हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर मैन्युफैक्चर आर प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द प्राइस डिटरमिनेशन प्रोसेस, कीमत निर्धारण की प्रक्रिया क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस में फर्म्स बिहेव कैसे करती हैं, उत्पादक कैसे बिहेव बिहेव करता है, उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है, इन सब का अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। ठीक, जैसे हम सप्लाई का अध्ययन करेंगे, हम डिमांड का अध्ययन करेंगे। ओके, वी विल स्टडी सप्लाई, डिमांड, प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी, competition, opportunity cost, as like this lots of subjects in this portion in microeconomics। एंड आपको ये बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा, जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किसका अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है, विच आर द फॉलोइंग इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब जैसे दे दिया डिमांड, जैसे दे दिया मैंने, जैसे मैंने कहा भाई डिमांड, जीडीपी, नेशनल इनकम, चौथा चौथा बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ध्यान देने की जरूरत है कि जीडीपी क्या है, पूरे देश की इनकम है,
नेशनल इनकम क्या, यहाँ पे तो टोटली राष्ट्र की इनकम की बात की जा रही है। बीओटी क्या है, ये दो देशों के भी, दो या दो से अधिक देशों के बीच के व्यापार से संबंधित मामला है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे, डिमांड पढ़ेंगे। अच्छा ध्यान दीजिए, डिमांड व्यक्ति के स्तर पर भी हो सकती है, डिमांड व्यापक स्तर पर भी हो सकती है, राष्ट्र के स्तर पर भी हो सकती है। लेकिन हम डिमांड टॉपिक को किस में पढ़ते हैं, हम डिमांड टॉपिक को पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसी तरह से सप्लाई प्राइस डिटर्मिनेशन है ना, अगर कीमत, अगर सप्लाई बढ़ रही है तो कीमतें कैसी बढ़े, कैसे बढ़ेंगी घटेंगी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। ठीक है, कंपटीशन जैसे मोनोपोली, है ना, मार्केट में एक ही आदमी की का जो है पूरे बाजार पर अधिकार है, या एक से दो हैं, है ना, या दो से ज्यादा लोगों का बाजार पे जो है कब्जा है। ये सारी चीजें जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाएंगी। आई होप कि इससे आपको ये समझ में आया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा जाता है। मैं वो फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ इन नट एंड सेल, बहुत ही संक्षिप्त रूप में, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स the economic problems of individuals। अर्थशास्त्र की वह शाखा जो व्यक्तिगत स्तर के आर्थिक समस्याओं को डिस्कस करती है, समझने और सुलझाने का प्रयास करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, दैट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस which is consumer oriented, which is household oriented, which is one firm oriented, उस शाखा को क्या बोलेंगे, माइक्रो। माइक्रो का मतलब जो सूक्ष्म स्तर पर जाकर अध्ययन करे। और इसके टॉपिक्स क्या क्या होंगे, डिमांड होगा, भाई हम डिमांड करते हैं तो हमें कोई व्यक्ति सप्लाई देता है, अगर चार सप्लाई देने वाले हैं तो कीमतें उसी हिसाब से बढ़ेंगी घटेंगी। अगर दो ही है, एक ही देने वाले हैं, सप्लाई देने वाले हैं, चार मांगने वाले हैं तो कीमतें उसी हिसाब से बढ़ेंगी। अगर चार सप्लाई करने वाले हैं तो उनके बीच कंपटीशन होगा बाजार के स्तर पे, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं और ये याद होना भी चाहिए, ये सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, ठीक है, अब देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। अर्थशास्त्र की वह शाखा, अर्थशास्त्र की वह शाखा जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर उत्पादन, प्रदर्शन, व्यवहार, संरचना, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करती है, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाती है। मैंने पहले ही आपको बताया था जब मैंने तुलना की थी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करता है, वो इंडिविजुअल लेवल पे जाके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, वो इंडिविजुअल लेवल पे काम ना करके ब्रॉड लेवल पे काम करता है, जो अर्थव्यवस्था के स्तर पर, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर जाकर आर्थिक समस्याओं को समझने का प्रयास करता है। ओके, दिस ब्रांच डील्स विद द प्रोडक्शन, परफॉर्मेंसेस, बिहेवियर, स्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग ऑफ an economy or a combination of all entities rather than individual firm or market।
मतलब अर्थशास्त्र की वह शाखा जो किसी व्यक्ति या किसी फर्म पर केंद्रित न होकर के पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित उत्पादन प्रक्रिया, प्रदर्शन को, व्यवहार को, उपभोक्ता या उत्पादक के व्यवहार को, अर्थव्यवस्था की संरचना को, और अर्थव्यवस्था में जो डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया हो रही है कि क्या बनाया जाए, कौन सी चीज पहले बनाई जाए, संसाधनों का आवंटन, रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे हो, है ना, व्हाट शुड बी प्रोड्यूस, व्हाट शुड बी प्रोड्यूस फर्स्टली, व्हाट शुड बी आवर प्रायोरिटीज, ओके, व्हाट शुड बी procedure, how is resources would be allocated for maximizing the overall बेनिफिट, है ना, ताकि अर्थव्यवस्था के स्तर पे और समग्र अर्थव्यवस्था के स्तर पे लोगों के हितों को अधिकतम किया जा सके। याद रखिए, मैंने आपको एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, कई बार इस बात को बताया है कि अर्थशास्त्र की जो शाखा व्यक्ति के स्तर पर अध्ययन करती है, जो ये अध्ययन करती है कि व्यक्ति किस चीज की मांग कर रहा है, उसकी पूर्ति कौन कर रहा है, कीमत निर्धारण कैसे हो रहा है, बाजार में प्रतियोगिता कैसी है, इन सब का अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। व्यक्ति के स्तर पर। लेकिन अगर हम व्यक्ति के स्तर पर ना करके ना करके इसी को संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर करें, if we will do it if we are considering the problems of demand, supply, price determination, competition or production process, behavior of economy and its agents, its components, and process of डिसीजन मेकिंग, अगर इन सभी चीज़ों का अर्थव्यवस्था के धन पे, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ओवरऑल इकोनॉमी के बेसिस पे लेवल पे जाके अगर हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, so it should be very very clear, if we are studying things on individual level, if we are dealing economic questions are individual level, then it will be topic of microeconomics. While if we are talking, we are discussing, we are considering the problems of production, performances, behavior, structure, decision making, etc. on the uh, overall economy basis, then it will be the part of our topic of macroeconomics. आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो हम इकोनॉमी लेते हैं, वो उसका जो रूप होता है, वो उसका जो स्केल होता है, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत व्यापक होता है ना। दिस कंप्राइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक economy includes national, territorial, world economies, means one of the bigger, all bigger structures like states economy, district economy, okay, national economy, global economy, these would be deal under the मैक्रो इकोनॉमिक्स। एज लाइक दिस, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम एक फर्म की बात करें, जैसे हम एक लॉ इस्पात कंपनी की बात करें, तो वो किसका विषय होगा,
वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। लेकिन अगर हम पूरे के पूरे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो वो किसका विषय होगा? वो विषय होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ओके। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, अगर ये ब्रांच ओवरऑल इकोनॉमी के लेवल पे बात कर रही है तो फिर इसमें पढ़ा क्या जाएगा? इसमें हम पढ़ेंगे जीडीपी। क्या पढ़ेंगे? नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। ठीक। व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट इज जीडीपी, व्हाई वी आर स्टडिंग जीडीपी? क्योंकि हम इसके, भाई देखिए, जीडीपी का बहुत सीधा सा मतलब होता है राष्ट्र की आय, इनकम ऑफ नेशन। और कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई अर्थ राष्ट्र हो, उसकी ताकत, उसकी क्षमता, उसकी आय से ही निर्धारित होती है। ओके। कैपेसिटी और इट्स पावर or power of any individual or any nation is determined by money. ओके। तो हम क्या पढ़ेंगे? जीडीपी, because through it we can know the strength of, we can understand the strength of national economy. ठीक है। अच्छा, हमेशा एक बात याद रखिएगा, चाहे जीडीपी हो, जीएनपी हो, एनएनपी हो, जीडी जीएनपी हो, एनडीपी हो, ऐसे कोई एग्रीगेट्स हो, these all aggregates represent the national income. चाहे कोई भी, भले ही इनमें अंतर होता है, लेकिन मोटे तौर पे आपको नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करने के लिए देगा तो जीडीपी भी दे सकता है, जीएनपी भी दे सकता है, एनडीपी। ये अगर इसमें से कोई भी अगर आपको दिया गया है, इफ एनी वन ऑफ द दीज is mentioned, then it represents national income. It should be very very clear, because when we will study the national income, we will have to discuss these all, and you will see that there are lots of difference between these. लेकिन मोटे तौर पे at a broad level these all represents to the national income. मोटे तौर पे एक बात ये हमेशा याद रखिए कि ये सभी के सभी राष्ट्रीय आय को दिखाते हैं। these all are, so these all represents national income. It should be very clear, it should be kept in mind clearly. तो हम क्या पढ़ते हैं इसमें? हमने देखा पहली चीज हम क्या पढ़ते हैं? हमने देखा हम जीडीपी पढ़ते हैं, राष्ट्र, है ना? जीडीपी पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि हम, मैंने बताया आपको कि जीडीपी हो, जीएनपी हो, एनडीपी हो, एनएनपी, कुछ भी हो, वो सभी के सभी नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि राष्ट्रीय आय भी पढ़ेंगे, इसका मतलब इसमें सब पढ़ेंगे, जीडीपी से लेकर एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कास्ट, जीवीए, ये सब पढ़ेंगे। और दीज आल, ये सभी के सभी क्या है? चाहे जीडीपी हो चाहे जीवीए हो, ये सभी के सभी नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब ये बताइए, नेशनल इनकम को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आय को पढ़ने की जरूरत क्या है? देखिए, असल में किसी भी
इंडिविजुअल पर्सन की या किसी भी नेशन की अगर कंडीशन को समझना है ना, कौन सी कंडीशन, कि उसकी जो है उसकी समाज में क्या हैसियत है, परिवार में क्या हैसियत है, ओके, उसकी अपनी निजी जिंदगी कैसी है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ हिज ओन लाइफ, व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ हिज ओन लाइफ, व्हाट इज his position is in society or in family. As like this, if we are going to understand the strength of economy, if we have to understand the global position of our country in the sense of s- mm, strategic और इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी, किसी भी तौर पे अगर हमें अपने देश की ताकत, क्षमता और उसकी हैसियत को वैश्विक स्तर पे समझना है, तो हमें समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय आय क्या है, क्योंकि आय जितनी ज़्यादा होगी आपकी हैसियत उतनी ही बुलंद होगी, है ना। व्यक्तिगत स्तर पे भी हम देखते हैं इसको, कि परिवार में जिसकी इनकम अच्छी होती है उसकी इज्जत ज़्यादा होती है, और जिसकी इसकी इनकम कम होती है वो भले ही बड़ा हो, इज्जत कम होती है। बहुत सीधी सी बात है। और राष्ट्रीय आय में बहुत सारी चीजें पढ़नी होती, वो देखेंगे ये सभी। अब मैं आपसे पूछूं कि जीडीपी, एनएनपी, ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स किसके सब्जेक्ट है, किसके टॉपिक है? दीज ऑल आर टॉपिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड व्हाई वी आर स्टडिंग नेशनल इकोनॉमी? मैंने बताया कि ये एक्चुअल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही राष्ट्र के लोगों की खरीदने की क्षमता को भी दिखाता है। भाई पैसा जितना है तो उसी हिसाब से आप खरीदेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर क्वेश्चन हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को निम्न में से सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से कौन रिप्रेजेंट करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटिंग, which of the following represents more accurately the condition of economic growth? अब जैसे मैंने आपको दिया जीडीपी, एनडीपी, या एच, एनएनपी, और मैंने दिया आपको नेशनल इनकम, या मैंने आपको दिया पर कैपिटा इनकम। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, फिर से समझिए। आई एम आस्किंग दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटिंग द नियरली रियल पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत सीधा सा मतलब होता है कि हमारे पास पैसा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, what is the condition of our economic development or economic growth, or how we are economically stable, have more strength, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ इतना ही है यार, बहुत सीधी सी बात है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारे पास पैसा बढ़ रहा है कि नहीं। अगर बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, अगर नहीं बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। अब मैंने पूछा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को किसमें से कौन सबसे ज़्यादा बेहतर
रिप्रेजेंट करता है। ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी और पर कैपिटा इनकम। भाई जीडीपी भी किसको दिखा रहा है? नेशनल इनकम को दिखा रहा है। ये भी किसको दिखा रहा है? नेशनल इनकम को दिखा रहा है। ये भी किसको दिखा रहा है? नेशनल इनकम को दिखा रहा है। लेकिन ये किसके इनकम को दिखा रहा है? ये व्यक्ति के स्तर पर दिखा रहा है। इट इज प्रेजेंटिंग द इनकम ऑन इंडिविजुअल लेवल। अब ये बताइए कि ज्यादा क्लियर पिक्चर कब मिलेगी आपको? जब आपको व्यक्ति के स्तर पर पता चले कि लोगों के पास पैसा बढ़ा है कि नहीं। देखिए, हो सकता है कि राष्ट्र के पास पैसा बढ़ा हो, जरूरी नहीं है कि लोगों के पास ये पैसा बढ़ा हो, है ना। आप देखते हो कि हमारे ही देश में कितनी असमानता है। कुछ परसेंट जो अरबपति हैं, है ना, बिलियनर्स हैं, वो पूरी की पूरी जो है 80%, 70 to 80% वेल्थ को कंसंट्रेट किए हुए हैं। अब उत्तर कोरिया का जरा यहाँ पे रेफरेंस लेते हैं। मान लीजिए उत्तर कोरिया का जो है नेशनल इनकम बढ़ रहा है, तो उत्तर कोरिया कोई वेलफेयर स्टेट तो नहीं है ना। उत्तर कोरिया में तानाशाही है, आपने सुना होगा, किम जोंग उन की, और वो सारा पैसा उठा के अपनी तिजोरी में रख लें, तो क्या लोगों की इनकम बढ़ेगी? और लोगों की इनकम अगर नहीं बढ़ती है तो क्या लोगों का जीवन बेहतर होगा? नहीं। और अगर लोगों का जीवन बेहतर नहीं होगा तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे? नहीं। और अगर डिमांड ज़्यादा नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा? नहीं। और प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा तो ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो अच्छा परफॉर्म करेगी? नहीं। इसलिए पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ज़्यादा बेहतर पिक्चर रिप्रेजेंट करता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ओके। इसी तरह हम इसमें पढ़ते हैं कि इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, ओवरऑल इकॉनमी के लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, उसकी रेट क्या है, एंड उसको कैसे दूर कर सकते हैं, है ना। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी, है ना, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर एबॉलिशमेंट ऑफ employment and giving employment to every person of workforce, understand। तो अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन एट मैक्रो लेवल, प्रोडक्टिविटी, स्टेबिलिटी, ये सभी किस में पढ़े जाते हैं? दीज आर द टॉपिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, ये याद रखिएगा। ये आपको पीडीएफ में मिल भी जाएगा कि व्हाट आर द टॉपिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट आर द टॉपिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है, या जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा उसमें क्लियरली मेंशन रहेगा। आप उसे याद रखेंगे कि भाई ये मैक्रो में पढ़ा जाता है, ये माइक्रो में पढ़ा जाता है। और जैसा कि आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब भी है कि जो ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे वो 11th 12th, बेसिकली 12th, लेकिन 11th 12th से के जो है बुक्स से आएंगे, एनसीईआरटी बुक्स से आएंगे, उसके सिलेबस से आएंगे, और वहाँ पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों पढ़नी है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें क्या पढ़ा जाता है, इसमें क्या पढ़ा जाता है, what are the topics of microeconomics, what are the topic of macroeconomics, why these are studied in microeconomics, and why these topics are studied in macroeconomics. It should be very 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 clear. ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ सब ब्रांचेज की इकोनॉमिक्स की, और ये टर्म्स बार बार आएंगे, ये कॉन्सेप्ट्स, ये फिलोसफीज बार बार आएंगी, इकोनॉमिक आइडियाज़ बार बार आएंगे आपकी तैयारी के दौरान। इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि इसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी जो है लेक्चर हो जाए, ताकि एक मोटा खाका आपके दिमाग में बन जाए कि व्हाट आर दीज। पहला है क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मतलब है जब इकोनॉमिक्स डेवलप हो रही थी, एज ए सब्जेक्ट डेवलप हो रही थी। देखिए, जो आप आज जो देश देखते हैं ना, जो मॉडर्न स्टेटहुड देखते हैं, मॉडर्न नेशनहुड देखते हैं, जो आधुनिक राष्ट्र देखते हैं, ये आधुनिक काल की देन है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न पीरियड। इससे पहले बहुत ज़्यादा जो है या बहुत आप कह सकते हो कि आज जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है, वो आज से 400 साल 300 साल पहले स्टेट का वो कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे आज स्टेट क्या करता है, आज स्टेट आपको बेसिक एम्यूनिटीज अवेलेबल कराता है। जैसे आपको फ्री में एजुकेशन देगा, दवाएं, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ देगा, आपको जो है एक तरह से आप कहिए फ्री हेल्थ भी दे रहा है आयुष्मान भारत के तहत। एंड आपको फ्री में बिजली मिल रही है दिल्ली गवर्नमेंट में 200 यूनिट तक, एंड सो ऑन। गवर्नमेंट आपको आज क्या है, फैसिलिटेटर है। लेकिन जरा इमेजिन करिए अकबर के पीरियड में, या उससे पहले अशोक के पीरियड में, या किसी के पीरियड में, तो वो उस समय जो राज्य था, वो राज्य क्या था, वो राज्य शासन करने के लिए बनता था। आज की सरकार जो है वो लोगों की सेवा करने के लिए बनती है। अंतर बहुत बड़ा है। पहले जो राज्य था, इसका उद्देश्य क्या था, शासन करना। और आज का जो राज्य है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है सेवा प्रदान करना। इन प्रेजेंट गवर्नमेंट इज सर्विस प्रोवाइडर। भाई सरकार आपको हेल्थ सर्विस देती है, एजुकेशन सर्विस देती है, लॉ एंड ऑर्डर सर्विस देती है, ठीक है, आपको रोड सर्विस देती है, सब कुछ देती है। तो सरकार आज शासन करने के लिए नहीं बनती है, बल्कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जो बेसिक एम्यूनिटीज को पूरा करने के लिए बनती है। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अच्छा, जब राज्य की अवधारणा पहले के समय में इस तरह की थी, शासन करने के लिए बनी थी, तो लोगों का ये मानना था कि भाई आपका काम शासन करना है, आप शासन करो, है ना। आप लॉ एंड ऑर्डर देखो, आप दूसरे देशों से हमारी मदद करो, अगर दूसरे देश हम पे अटैक करते हैं तो हमारा हमको प्रोटेक्ट करो। पर ये दिस इज नॉट द वर्क ऑफ स्टेट टू इंटरवीन इन मार्केट, है ना। बाजार और राज्य अलग अलग चीजें हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स यही मानती थी। उसका मानना था कि इकोनॉमी इज
works most effectively when government intervention is minimal. मतलब अर्थव्यवस्थाएं तब सबसे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करती हैं जबकि राज्य का हस्तक्षेप क्या हो, न्यूनतम हो, है ना। इसी को आगे की लाइन में कहा गया है, इकोनॉमी फंक्शंस आर मोर इफेक्टिवली विद द पॉलिसीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड एंड लिमिटेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड फ्री मार्केट सिस्टम। मतलब क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि सरकार को मार्केट में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन इन मार्केट more and more. It should be very minimal level. ओके, मतलब इसको आप ऐसे समझें कि सरकार को बाजार से बाहर रहना चाहिए, बाजार को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। बाजार में जो इनविजिबल हैंड्स हैं, इन्होंने कहा इनविजिबल हैंड्स, इनविजिबल हैंड्स क्या हैं? डिमांड एंड सप्लाई। क्लासिकल इकोनॉमी का मानना ये था, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का, कि बाजार अपने आप ऑटो रेगुलेटेड एंड ऑटो ऑपरेटेड होता है। ये डिमांड और सप्लाई से चलता है, जिस चीज़ की डिमांड होगी बाजार उसकी आपूर्ति खुद कर देगा। तो सरकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें इंटरफेयर करने की। अगर सरकार इंटरफेयर करती है तो बहुत बेहतर काम बाजार नहीं कर पाता, ठीक। इसलिए वो कहते हैं कि फ्री मार्केट सिस्टम हो। क्लासिकल इकोनॉमी किस पर निर्भर है? फ्री मार्केट सिस्टम पर निर्भर करती है, ठीक। वो कहती है कि गवर्नमेंट को कम से कम इंटरवीन करना चाहिए, कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, बाजार को क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। निजी संपत्ति का संरक्षण होना चाहिए। हमारे यहाँ संपत्ति मूल अधिकार नहीं है। प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ लीगल राइट। लेकिन इनकी नज़र में क्या था कि लोग जितना कमा रहे हैं उसको रखना, उसको धारण करना, उसको ऑब्टेन करना, और उसके उसके साथ या उसकी ओनरशिप उनका जो है फंडामेंटल राइट है। और गवर्नमेंट को लोगों के प्रॉपर्टी की रक्षा करनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट बाजार को स्वतंत्र बनाए, छोड़ दे स्वतंत्र, कम से कम हस्तक्षेप करे, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज को सिक्योर करे, देखे, उनकी रक्षा करे। ऐसा ना हो कि अमीरों को लूट लिया जाए और कोई रॉबिन हुड बन जाए, है ना। फ्री ट्रेड मतलब मुक्त व्यापार को आज के समय में, अब देखिए ये तब की बात थी जब स्टेट इस कंडीशन में था, और ये यही फंक्शंस आज के समय में भी, दीज क्राइटेरिया आर इफ मोस्ट इफेक्टिव इन टूडेज रिस्पेक्ट। आज के समय में भी इन्हें बहुत ज़्यादा मान्यता मिली है, प्राप्त है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि क्लासिकल इकोनॉमी जो इकोनॉमिक्स थी वो कैसी इकोनॉमिक्स थी? क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थी वो इस बात में विश्वास करती थी कि मार्केट फ्री होना चाहिए, फ्री मार्केट सिस्टम होना चाहिए। गवर्नमेंट को मिनिमम, इसी को लेजर फेयर कहा गया है। क्या कहा गया है? लेजर फेयर, अहस्तक्षेप की नीति। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना क्या है कि फ्री मार्केट सिस्टम होना चाहिए, फ्री ट्रेड सिस्टम होना चाहिए, जो चाहे जिस चीज़ का चाहे जिसके साथ चाहे व्यापार कर सके, कोई लाइसेंस सिस्टम ना हो, कोई परमिट सिस्टम ना हो। देयर शुड बी नो लाइसेंस और परमिट सिस्टम, एंड देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ टू एवरी इंडिविजुअल, है ना, कि वो ही कैन
opt a business, perform a business, and conduct a business with that person whom he wants in that manner in which he wants. ओके, चलिए, तो ये है क्लासिकल इकोनॉमिक्स। और इसके बेस पे जो इकोनॉमी डेवलप हुई उसी को बोलते हैं कैपिटल। इसके बेस पे जो आर्थिक मॉडल डेवलप हुआ उसी को बोलते हैं कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। अब अगर आपसे कोई पूछे कि पूंजीवाद के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स, आर मेन एट्रीब्यूट्स आर capitalistic system means there should be minimum government intervention in market means laissez-faire, मतलब गवर्नमेंट का बाजार में न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, सरकार को कम से कम खर्च करना चाहिए, सरकार को कम घाटा उठाना चाहिए, जो भी सरकार को इनकम मिल रही है सरकार उससे फंडामेंटल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करे, इससे बाजार का एक्सपेंशन हो, है ना, ओके, प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो है प्रोटेक्शन हो। दीज आर द बेसिक आर मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ कैपिटलिज्म। यहाँ ध्यान से फिर से देख लीजिए, कैपिटलिज्म की जो है की विशेषताएं क्या हैं, पूंजीवाद क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है मुक्त बाजार व्यवस्था, मुक्त व्यापार व्यवस्था, अहस्तक्षेप की नीति, है ना। इसके बाद व्यक्ति द्वारा अपने अधिकतम कल्याण के लिए काम करना, देखिए ये एक जो है ना ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकतम कल्याण के लिए कार्य करता है, एवरीबडी वर्क फॉर इट्स मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना। इट शुड बी वेरी क्लियर दैट everybody efforts for maximizing its profit, and consider that condition in which everybody is efforting for his optimum benefit. Then let's suppose that there are 10 peoples, A B C D, 5 peoples in any economy। ध्यान समझिएगा, इफ देर आर 5 peoples in an economy and every people is efforting to maximize his benefit, तो इस इकोनॉमी अगर इसका भी मैक्सिमम बेनिफिट हो, इसका भी मैक्सिमम बेनिफिट हो, इसका भी मैक्सिमम बेनिफिट हो, इसका भी हो, इसका भी हो, इफ एवरी वन इज गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट, तो इकोनॉमी का तो अपने आप मैक्सिमम बेनिफिट हो जाएगा ना भाई। अगर एक परिवार में 10 लोग हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो परिवार की इनकम तो अपने आप बढ़ जाएगी। और यही है क्लासिकल इकोनॉमी, और क्लासिकल इकोनॉमी के बेस पे जो इकोनॉमिक मॉडल डेवलप हुआ उसे बोलते हैं कैपिटलिज्म। इट शुड बी वेरी क्लियर, ये आगे भी देखेंगे, लेकिन
तो यहाँ पे आपको क्या याद करना है, देखिए दो चीजें होती है, एक है आपको याद करना है और दूसरी चीज ये होती है कि आपको समझना है। ये आपने लेक्चर सुना, आप इसको समझ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन साथ में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। देन प्रोटेक्शन ऑफ private property, promotion of free market trade and limited government spending, minimal intervention government intervention, or free market system laissez-faire। आपको ये चार पांच पॉइंट याद रखने हैं और इनके बेस पे जो इकोनॉमिक मॉडल डेवलप हुआ वो मॉडल कहलाया कैपिटलिज्म। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट कौन थे? एडम स्मिथ थे। इनको मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर भी बोला जाता है ना। डेविस रिकार्डो थे, जीन बैप्टाइज से थे, बहुत सारे इस तरह के विचारक थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं ये हैं एडम स्मिथ, रिकार्डो एक्सेट्रा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद जो दूसरी आइडियोलॉजी आई उसे कहते हैं नियो क्लासिकल। व्हाट इज इट इज कॉल्ड नियो क्लासिकल। नियो क्लासिकल और क्लासिकल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। असल में नियो क्लासिकल इज दैट बिल्डिंग विच वाज मेड ऑन द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल अप्रोच। मतलब जो क्लासिकल आइडियोलॉजी है उसी में कुछ नई चीज़ों को इन्होंने जोड़ दिया। वो नए आइडियाज़ क्या थे? यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, रेशनल चॉइस थियरी, मार्जिनल एनालिसिस, ये तीन चार थियरीज को इन्होंने जोड़ दिया। लेकिन साथ में जो सबसे ज़्यादा एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो चीज़ इनको अलग करती है वो ये है कि इसमें आप देखोगे कि मार्जिनल एनालिसिस की बात की जा रही है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की बात की जा रही है। असल में क्लासिकल और नियो क्लासिकल में अंतर ये है कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स का उतना यूज नहीं था जितना यूज ये करने लगे। because if you are going to maximize your utility, if you are going to marginal analysis, you have to use mathematics। तो क्लासिकल और नियो क्लासिकल में अंतर क्या है? These are philosophy based and these are also philosophy based but use more mathematical approach। इन्होंने क्या किया कि मैथमेटिकल अप्रोच का यूज करना शुरू किया। अब जरा यहाँ पे कुछ समझते हैं, व्हाट इज यूटिलिटी। सवाल ये उठता है कि यूटिलिटी क्या है।
व्हाट इज यूटिलिटी? देखिए, यूटिलिटी का मतलब है एबिलिटी ऑफ ability or capability of any commodity of any commodity to fulfill the needs and desire. ओके, अगर हम बात करें यूटिलिटी की तो इट्स मीन्स इट यूटिलिटी इज अ ability or capability of any commodity which through which it can fulfill the need of any individual person. ओके, अब जैसे देखिए, अगर हम खाना खा रहे हैं, तो जो हम रोटी खाते हैं, रोटी या ब्रेड जो भी हम खा रहे हैं, वो क्या है, उस वो हमारे लिए यूजफुल है, मीन्स इट हैज यूटिलिटी, इट हैज एट्रीब्यूट टू फुलफिल आवर नीड। ओके, कि उस जो एबिलिटी है उसकी हमारे नीड को पूरा करने की, वो क्या है, दैट इज द यूटिलिटी ऑफ ब्रेड। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, चौथी रोटी, जैसे जैसे आपका पेट भरता जाता है यूटिलिटी कम होती जाती है। अंडरस्टैंड? इसी तरह से मार्जिनल एनालिसिस, मतलब कि मार्जिनल मिनिमम कास्ट पे हम अपना किस तरह से अपना बेनिफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इसकी एनालिसिस को मार्जिनल एनालिसिस बोलते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट टॉपिक in next session. Thanks to all for your time.